ठीक है, चलिए अब हम लोग बात आगे बढ़ाते हैं। कैथा संस्कृति की बात थी तो वहीं से शुरू करते हैं कि कैथा में क्या है। तो कैथा के बारे में आप समझ गए कि भारत के मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला में ये है। एक नदी है काली सिंधु, इसी काली सिंधु के जगह पे ये साइट है। अब यहाँ पे क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हमको मिली हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हमको आकर्षित करता है वो ये है कि यहाँ पर तांबा का सामान या तांबा के बहुत सारे मनके मिले हैं, लगभग 40,000 तांबे के सामान मिले हैं कैथा संस्कृति में या कैथा जगह से। कैथा संस्कृति दरअसल आप कह सकते हैं कि मालवा संस्कृति का एक रिमोट साइट की तरह था, जहां पे तांबा का काम पर्याप्त मात्रा में या विकसित मात्रा में किया जाता था। यहाँ पे जो सबसे आश्चर्यचकित करने वाला जो चीज है वो ये है कि इस संस्कृति में ऐसा लगता है या ऐसा साक्ष्य मिला है कि कभी अग्निकांड हुआ था या अग्निकांड दुर्घटना हुआ था और ये शहर और यहाँ के लोग का बस्ती वो सब जल गया था। तो दूसरा जो रोमांचित करने वाला साक्ष्य है वो है अग्निकांड का। अग्निकांड या अग्निकांड दुर्घटना इस जगह पे हुआ था और यहाँ पे रहने वाले लोग या तो उसमें मारे गए थे या वो शहर उनका उजड़ गया था, जल गया था। इस पूरी मालवा संस्कृति की जो विशेष या अनोखी बात थी वो ये थी कि यहाँ का जो मृदभांड था वो बहुत ही, मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन, वो बहुत ही उच्च क्वालिटी का और बड़ी खूबसूरत मृदभांड होता था, जो ताम्र पाषाणिक और जगहों पर या अन्य स्थलों पर ऐसा मृदभांड नहीं मिलता था। क्योंकि यहाँ पर जो मृदभांड मिल रहा है वो हल्का लाली और गुलाबी लिए हुए है और दूसरी ओर उस पर काला और भूरा रंग का चित्रण किया गया है। इसीलिए ये जो मालवा संस्कृति की एक विशेषता है, जैसे हम लोग देखे थे कि ताम्र पाषाण संस्कृति के में सामान्यतः काला और लाल मृदभांड हर एक जगह मिलता है, लेकिन स्पेशलाइजेशन इसका ओसीपी था, ऑर्चर कलर पोट्री था, यानी गेरुए या धूसर मृदभांड था। लेकिन यहाँ पे काला और लाल की जगह पे गुलाबी रंग का, हल्का लाली प्लस गुलाबी लिए हुए। दूसरी बात, इस बर्तन के ऊपर काला काला रंग का और लाल रंग का चित्रकारी बिंदु बिंदु करके खूब खूबसूरत तरीके से तैयार किया हुआ मिलता है, जो कि ताम्र पाषाण संस्कृति में कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। और इसका स्थल था, प्रमुख स्थल था कैथा। अब इसी मालवा संस्कृति का एक प्रमुख साइट है नवदा टोली। लाल रंग का चित्रकारी, हाँ लाल रंग का, लाल और हल्का भूरा, लाल रंग का नहीं, काला और भूरा रंग का। मेन जो था बर्तन वो लाली और गुलाबी लिए हुए था, जैसे ऐसे था। कोई होता है ना, कोई बर्तन देखे होंगे या कोई भी चीज देखे होंगे जिसमें मेन जो मुख्य कलर होगा कोई दूसरा होगा, लेकिन उसके ऊपर जो चित्रकारी होगी वो किसी दूसरे कलर से होगी, यही है। तो यहाँ पे लाल और गुलाबी लिए हुए बर्तन है, इधर लाल और गुलाबी है इसमें। तो दूसरी इसके ऊपर चित्रकारी जो बूंदा बूंदी का साक्ष्य, जैसे नहीं देखते हैं सिनेमा में, मिट्टी का हंडिया है, पीला रंग का है, उसमें उजला रंग का या काला रंग का बूंदा बूंदी ऐसे किया हुआ है ताकि वो अट्रैक्टिव दिखे। सिनेमा उनेमा में तो बहुत सारा पुराने पिक्चरों में 80 के दशक का पिक्चर देखिए आप, जितेंद्र उतेंद्र का पिक्चर में तो ना हीरोइन नाच रही है, उसके पीछे में मृदभांड का पूरा ढेर लगा हुआ है, उस पर चित्रकारी की हुई है, आप लोग देखे नहीं है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी, यहाँ पर भी जो घड़ा मिला है वो हल्का गुलाबी लिए हुए है और हल्का लाली लिए हुए है।
तो बहुत सुंदर है, लगता है कि हाँ कि कितना अच्छा चीज़ है, लगता है कि घर में लाके डेकोरेशन के रूप में हम रख लें। लेकिन उस पे काले रंग से और गहरे भूरे रंग का चित्रकारी किया गया है। ठीक है। दूसरा जो मालवा संस्कृति का स्थल है, जो एक महत्वपूर्ण स्थल है, वो है नौवदा टोली। नेक्स्ट, नौवदा टोली। नौवदा टोली दरअसल मध्य प्रदेश में खारगोन जिला है एक, नौवदा टोली। यह मध्य प्रदेश के खारगोन जिला में है। आप लोग इसको मैप में भी देख सकते हैं खुद से। ये इसलिए भी आकर्षण का केंद्र है क्योंकि नौवदा टोली भारतीय उपमहाद्वीप में ताम्रपाषाण काल के जितने भी स्थलों की खुदाई की गई है, उसमें सबसे ज्यादा खुदाई इसी में की गई है, या सबसे विस्तृत खुदाई नौवदा टोली में ही किया गया है। ताम्रपाषाण स्थल के सबसे विस्तृत उत्खनन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में जिसका हुआ है वो नौवदा टोली है। दूसरा आकर्षण यहां पर यह है कि यहाँ के जो घर है, जैसे आपको पता ही है कि ताम्रपाषाण काल के घर दो तरह के बनते थे। एक बनता था वृत्ताकार, सर्कल शेप में ऐसे बनता था, पता ही है आपको, जिसके ऊपर ऐसे फूस डाला हुआ होता था। दूसरा जो समाज का एलिट क्लास था, जो प्रभुत्व वर्ग था, उसका कैसा बनता था? रेक्टेंगुलर, आयताकार, ऐसा आयताकार आप कहिए या वर्गाकार कहिए, वर्गाकार आयताकार इस शेप में बनता था। अब यहाँ पे एक अनोखा चीज नौवदा टोली में ये मिलता है कि जो घर बनाया गया है, ऊपर से जो छावनी की गई है, वो छावनी कभी कभी पूरे जमीन तक टच कर दिया गया है, ऐसे मिला है, और बीच से ऐसे जाने का ये अनोखी चीज नौवदा टोली से मिलता है। वृत्ताकार तो हर एक जगह मिलता है, जो आम लोगों का घर है, कुम्हार का, लोहार का, बढ़ई का, किसान का, उनका घर है जो वृत्ताकार में है। लेकिन जो संपन्न है वो आयताकार, वर्गाकार मकान में रह रहे हैं। नौवदा टोली की एक अनोखी विशेषता है, यहाँ पर मिलने वाले घर की जो छत है वो सतह से या फर्श से टच करता हुआ है। ठीक है। एक और विशेष बात यहाँ पर यह है कि ताम्रपाषाणिक स्थल होने के बावजूद यहाँ पे तांबे का अवशेष न के बराबर मिला है। ताम्रपाषाणिक साइट है नौवदा टोली, मध्य प्रदेश के खारगोन जिला में, लेकिन यहाँ पे तांबे के सामान न के बराबर मिले हैं। और जो औजार मिला भी है, जो सूक्ष्म औजार मिले भी हैं, तो स्टोन के बने हैं या लिथिक औजार हैं। तो ये भी याद रखिए या लिख लीजिए कि ये वो स्थल है जहां पे ताम्र का अवशेष अभी तक से नहीं खोजा गया है। औजारों के रूप में सूक्ष्म पाषाणों का उपयोग किया गया है, पत्थरों का उपयोग किया गया है। दूसरी बात, इस जगह से चरखा, तकली, सूत काटने के लिए, सूत बिनने के लिए चरखा, तकली प्राप्त होता है। एक और बहुत अच्छा चीज यहां पर मिला है, ताम्रपाषाण काल में जितने भी तरह के फसल उत्पादन होते थे, वो सारे फसल का खेती इस नौवदा टोली में किया जाता था। यानी कि कृषि के मामले में ये जगह, मालवा संस्कृति का ये जगह संपन्न था।
भले ही इसके पास तांबा नहीं था, लेकिन खेती के कर्म में ये आगे था। इसीलिए यहाँ पर ताम्र पाषाण काल में प्रयोग में आने वाले सभी खाद्यान्न, तिलहन, दलहन फसलों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे गेहूं, चना, जौ, धान, मूंग, मसूर, आंवला, बेर, खेसारी तक से। एक और बड़ी रोचक चीज यहां पे मिलता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन है, तरह तरह के कृषि उत्पादों का खेती किया जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि इसको रखने के लिए मर्तबान या भंडार का जरूरत होता होगा। तो यहाँ पे एक बड़ा बड़ा मर्तबान या मिट्टी का बड़ा बड़ा बर्तन मिला है, जिसमें कि अन्न को जो सरप्लस होता था उसको रखा जाता था। दूसरी ओर अगर आप देखें तो इस मर्तबान पर एक और स्त्री का चित्र अंकित किया गया है, तो दूसरी ओर मगरमच्छ का चित्र अंकित है। जैसे नौदा टोली में अगर देखेंगे तो आप देख ही रहे हैं कि वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन या अलग अलग तरह के खाद्यान्न का उत्पादन किया जा रहा है। तो अब उसको रखने के लिए बड़े बड़े मर्तबान बनाए गए हैं, ऐसे ऐसे मर्तबान बने हुए हैं। अब इस मर्तबान पर चित्रकारी की गई है। एक तरफ स्त्री का है, नारी का, तो दूसरी ओर क्रोकोडाइल का है, मगरमच्छ का। अब इसका मतलब यह है कि यह मर्तबान बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही उपयोगी था। इसलिए क्योंकि इसके पास इस मर्तबान में अधिशेष अन्न को रखा जाता था, इसलिए इसको सजा करके रखा गया है। और मर्तबान मिला है जिसमें एक व्यक्ति को बाल खुल करके खुला हुआ अवस्था में दिखाया गया है। जैसे शिव अपने तांडव की अवस्था में बाल वाल खोल करके मृदंग करते हैं, तांडव करते हैं, उसी तरह से एक मर्तबान पर इसी नौदा टोली में चित्र मिला है, जिसको माना गया है कि वो आदि शिव है या तांडव करता हुआ शिव है। ये लिख लीजिएगा कि नौदा टोली से ही प्राप्त मर्तबान या मृदभांड एक ही कहो। मृदभांड कहोगे तो बर्तन हो गया, मर्तबान कहोगे तो बड़ा बड़ा बर्तन हो गया जिसमें अन्न रखा जा रहा है। ठीक है। यहां पर मिले एक मर्तबान में लहराते हुए बालों वाला व्यक्ति का चित्र मिला है, जिसे विद्वानों ने शिव का रुद्रा अवतार कहा है। जैसे आप देखेंगे कि शिव जब नाराज होते हैं तो जटा वटा खोल देते हैं और तांडव करते हैं, बाल वाल सब खोल देते हैं। तो वो रूप जिसको हम लोग रुद्रा अवतार कहते हैं, रुद्रा अवतार वाला रूप का साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। दूसरा एक और चीज यहाँ पे मिलता है कि इन्हीं मर्तबानों पर मंदिर गोटेदार स्टाइल में, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज हम लोग किसी चीज के ऊपर, जैसे आप देखे होंगे कि घर प्लास्टर होता है तो उसके ऊपर सपोज हमको ओम लिखना है या स्वास्तिक का चित्र ऐसे बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं ना, अलग से ऐसे उठा हुआ रहता है, जिसको हम लोग गोटेदार कहते हैं। तो इसी तरह से यहाँ के जो मर्तबान मिले हैं उसमें मंदिर का चित्र या गोटेदार मंदिर बना हुआ है। तो आपको कई साक्ष्य मिल गए, मगरमच्छ का चित्र, स्त्री का चित्र, शिव का चित्र, मंदिर का चित्र। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं ये जो यहाँ की जो संस्कृति थी वो धार्मिक रूप से साउंड थी, रिलीजियस साउंड थी। धर्म के मामले में वो सचेत थी, उनको समझ आ गया था।
और कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ा हुआ था। अन्न अगर प्रकृति ने दिया है तो कहीं ना कहीं प्रकृति को सम्मान करने का भी एक प्रयास शुरू हो चुका था। ठीक है। इसी मालवा संस्कृति में एक जगह था नागदा, शायद हम आपको लिखवाए होंगे। मालवा संस्कृति में नौदा टोली काय था, उसी तरह से नागदा लिखवाए हैं। हाँ, मालवा संस्कृति का एक प्रमुख स्थल नागदा है, NAGDA, नागदा। नागदा दरअसल इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहां पर ये चंबल नदी के किनारे है, उज्जैन में ही नागदा। ये चंबल उज्जैन जिला, यहीं पे है नागदा। नागदा दरअसल इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि यहां पे हाथी दांत से बना हुआ एक मानव की आकृति मिला है। हाथी दांत से बना हुआ हाथी दांत का मानव। इसका मतलब यह है कि हाथी दांत का शिल्पकारी शुरू हो चुका था और उससे मूर्ति बनाए जाने लगे थे। दूसरी ओर पूरे मालवा संस्कृति की जो सावधान पद्धति थी, तो 3 प्रमुख साइट है, नौदा, तोली, कायथा और नागदा। अब इस पूरे मालवा संस्कृति में जो सावधान पद्धति था, यानी कि शवों को दफन करने की, वो भी एक अनोखी विशेषता ली हुई थी। वो ये था कि यहाँ के जो भी शव मिले हैं दफन किए हुए, उनकी एक निश्चित या निर्धारित दिशा होती थी। उसी निश्चित और निर्धारित दिशा में शवों को दफनाया जाता था। इसका मतलब यह है या तात्पर्य यह है कि यहाँ की जो धार्मिक मान्यता थी या जो पारमार्थिक मान्यता थी, पारलौकिक मान्यता थी, वो पूरी तरह से स्थापित थी। लोग उसको स्वीकार करते थे। इसीलिए शवों को हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में रखा जाता था। जब भी शव को दफन किया जाता तो उत्तर और पश्चिम दिशा में। जैसे ये दिशा हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो शव का सिर ऐसे रहेगा, पैर इधर रहेगा। ऐसा नहीं कि उत्तर दक्षिण नहीं, ऐसे रखा जाएगा। ये विशेषता यहाँ के शवदाह संस्कार की थी, शव दफन संस्कार की थी। इसी तरह से इसी संस्कृति में एक जगह है आजादपुर। वहां पे एक अनोखी बात ये देखने को मिला है कि जो शिशु को दफन किया गया है, हालांकि ये कल्चर बाद में हम लोग देखेंगे कि महाराष्ट्र के जोरवे संस्कृति में फैल गया। तो शिशु को या बच्चे को जो दफन किया गया है, तो उसमें दफन करने के बाद या पहले उसके पैर को काट दिया गया है। जब भी जो भी शिशु को दफन किया गया, उसके पैर को काट दिया गया है। बाद में हम लोग देखेंगे जोरवे संस्कृति में, जो महाराष्ट्र में है, वहां पे भी पुरुषों के पैर को काट करके अलग कर दिया जाता था और तब उनको दफन किया जाता था। तो इसी में मालवा संस्कृति में ही एक साइट है इंदौर के पास, आजादपुर। शायद अगर पूछ ले, हालांकि इतना तो नहीं पूछेगा आप लोगों से, नेट में पूछ सकता है। आजादपुर जो इंदौर में है, यहाँ पे शिशु शव के पैर काटे गए हैं। हाँ, इंदौर शहर है, इंदौर शहर है MP में। ठीक है, तो ये रहा मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाण संस्कृति के 3 प्रमुख स्थल और वहां से प्राप्त विशेष सामग्री या विशेष उत्खनित साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य। तो जो विशेष बातें हैं उसमें से जो सबसे प्रमुख है वो बर्तन या मर्तबान वाला, जहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, और नहीं तो सिर्फ साइट का नाम पूछा जाएगा कि
कि मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण काल के कौन से प्रमुख स्थल है। तो उसमें हम स्थल का नाम बता चुके हैं, प्रमुख महेश्वर, नागदा, एरण, कायथा, नौदा टोली, ये सब के सब आपका मालवा संस्कृति का ये है। एरण के बाद एरण के पास एक चीज लिख लो कि एरण जो है मध्य प्रदेश का सागर जिला में पड़ता है। एरण का बताना भूल गया था। एरण के बारे में पहली बार सुन रहे हैं कि पहले भी सुने आप लोग? अच्छा, बाकी लोग साइलेंट हैं। अच्छा, कौन बोला फिर कि पहली बार सुने हैं? थोड़ा सा अपना चेहरा दिखाओ भाई। ये कौन बोल रहा है? अच्छा, नेहा, एरण का नाम पहली बार सुन रही है? हाँ, लिखवाए थे ना, इसीलिए तो हम ही पूछ रहे हैं। हम बताए होंगे तभी हम पूछ रहे हैं, नहीं बताए होंगे तो हम नहीं पूछेंगे। ये मेरा फितरत है कि हम जो बताते हैं वही पूछते हैं, अनावश्यक बात नहीं पूछेंगे। तुम अपने से जानती हो, क्या जानती हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हम जो बताए, तो एरण क्यों बात किए थे बताओ, क्यों चर्चा में आया था? ठीक है, एरण के बारे में हमें ये बताया था कि ये वही जगह था जहां से सती प्रथा का इंस्क्रिप्शन मिलता है, अभिलेख मिलता है। याद आया? ये तीसरा बार रिवाइज कर रहे हैं। ये एरण का टर्म हम इससे पहले भी पूछ चुके हैं कि क्या आप लोग को पहले एरण शब्द सुने हैं, एरण के बारे में कहीं चर्चा हुआ है? तो आप लोग उस समय भी बोले थे नहीं सर, नहीं। आप बोले हैं कि नहीं बोले हैं, याद नहीं है। तो उस समय भी बताया था कि सती प्रथा का जो अभिलेखीय साक्ष्य मिला था वो इसी एरण से मिला था। और ये एरण है मध्य प्रदेश के सागर जिला में, सागर डिस्ट्रिक्ट है, इसी पे है एरण, यहीं पे है एरण। ये एरण ताम्रपाषाण काल में इसलिए चर्चा में आया क्योंकि ये जो जगह है ये सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। यानी ये जो गांव है एरण गांव, इसकी चारों ओर इस तरह से प्राचीर है और बीच में बस्ती है, लोग रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। ठीक मध्य प्रदेश के नीचे पड़ता है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र सीधे महाराष्ट्र से टच करता है। अगर आप मध्य प्रदेश का सीमा पार करेंगे तो महाराष्ट्र में घुस जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि ताम्रपाषाण संस्कृति का विस्तार यहाँ भी हुआ होगा। तो यहाँ पे जो संस्कृति है उस संस्कृति को कहा जाता है जोरवे संस्कृति। ऐसे है महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति। किसकी संस्कृति है? चैल्कोलिथिक कल्चर है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। और इसका टाइम पीरियड बहुत बाद का है। यह है लगभग 1400 ईस्वी पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी पूर्व तक। यानी कि ये जो संस्कृति है ये वैदिक काल में भी अपने अस्तित्व को बनाया हुआ था। 1400 बीसी से 700 बीसी तक। यानी जोरवे संस्कृति जो ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी वो आर्यों के समय में भी थी। आर्य जब सिंधु नदी के क्षेत्र में इधर जब अपने आप को स्टेबल कर रहे थे तो भी ये संस्कृति थी। और यहाँ की जो संस्कृति है वो मुख्यतः जोरवे संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र के क्षेत्र में फैली हुई थी, पश्चिम के क्षेत्र में। इसीलिए आप इस संस्कृति के दो महत्वपूर्ण जिला महाराष्ट्र के अहमदनगर और दूसरा पुणे में सर्वाधिक स्थल पाए जाते हैं। हालांकि जोरवे संस्कृति विदर्भ, महाराष्ट्र का विदर्भ का जो क्षेत्र है और दूसरा दक्षिणी कोंकण के क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, ये दोनों एक्सेप्शन है, विदर्भ और दक्षिणी कोंकण, ये क्षेत्र दक्षिणी कोंकण और ये विदर्भ का क्षेत्र, इन दोनों को क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र के क्षेत्र में
जोरवे संस्कृति फैला हुआ था, जो ताम्र पाषाणिक साइट था। ठीक है। विदर्भ और दक्षिणी कोंकण को छोड़ दिया जाए, विदर्भ महाराष्ट्र में एक विदर्भ क्षेत्र है, तो विदर्भ और दक्षिणी कोंकण ये क्षेत्र जहां कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो दक्षिणी कोंकण और विदर्भ का क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र में, वर्तमान महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति था। और सबसे ज्यादा जो था महाराष्ट्र में, तो वो दो जिला, अहमदनगर और दूसरा पुणे, इन दो जिला में सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं ताम्रपाषाण काल के। जोरवे संस्कृति, महाराष्ट्र के इस ताम्रपाषाणिक संस्कृति को जोरवे संस्कृति क्यों कहा जाता है? अब सवाल ये उठता है, कुछ और नाम क्यों नहीं? तो दरअसल इसीलिए, जैसे कि हम पहले वाले में भी देखे थे, मालवा संस्कृति में कायथा को पहले खोजा गया था, इसीलिए उस कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। और मालवा रीजन में था तो इसलिए मालवा संस्कृति भी कहते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी इसलिए, लेकिन जो पहला साइट खोजा गया था वो हड़प्पा का था, रावी नदी के किनारे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसी तरह से जोरवे संस्कृति इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पे महाराष्ट्र में गोदावरी नदी प्रवाहित होती है। ऐसे तो महाराष्ट्र में गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्रवरा, ये नदी का नाम याद रखिएगा। इसी प्रवरा नदी के किनारे है जोरवे, एक स्थल, और इसी स्थल को पहली बार सबसे पहले महाराष्ट्र में खोजा गया था। पहली उत्खनन यहीं पे हुई थी, जोरवे में। इसीलिए इस संस्कृति को, महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणिक संस्कृति को नाम, या संस्कृति का नाम जोरवे संस्कृति रख दिया गया, क्योंकि जोरवे ही पहला वो जगह था जिसका उत्खनन हुआ था। ठीक है। समझ में आया? अब जोरवे संस्कृति में हमने ये बताया था कि यहाँ के दो प्रमुख जिला था महाराष्ट्र में, एक अहमदनगर और दूसरा पुणे। अब अहमदनगर में जो पॉपुलर साइट था वो था दायमाबाद, नेवासा और जोरवे। ये तीन जगह अहमदनगर जिले में स्थित थे। हम बताए थे कि अहमदनगर है और दूसरा पुणे है। तो अहमदनगर में तीन महत्वपूर्ण स्थल हैं। पहला है दायमाबाद, ये तीनों के तीनों स्थल आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा है नेवासा और तीसरा है जोरवे। अब इन तीनों में से पूछ सकता है कि ये तीनों ताम्रपाषाणिक स्थल महाराष्ट्र के किन जिले में है, या इन तीनों ताम्रपाषाणिक स्थल या ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में किस संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पुणे में देखें तो पुणे में भी कई महत्वपूर्ण स्थल था, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण था इनाम गांव। इनाम गांव और दूसरा महत्वपूर्ण स्थल था प्रभास। अब आपको पूरे जोरवे संस्कृति में इन्हीं 5 प्रमुख स्थलों के बारे में जानना है कि यहां से क्या मिला है। ये 5 स्थल आपको महाराष्ट्र के ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में बता देंगे जो इनके पास
जो भी यहां से साक्ष्य मिलेगा। आपको पता ही है कि ताम्रपाषाणिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। यहाँ के लोग गांव में रहते थे, शहर में नहीं रहते थे, जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रखते थे। क्यों गांव में ही रहते थे? क्योंकि यहाँ के लोग कृषि कर्म करते थे, कृषि इनका जीविका का साधन था। और हड़प्पा सभ्यता के लोग क्यों शहरी थे? क्योंकि वो कृषि नहीं करते थे, व्यापार पोषित लोग थे, इसीलिए वो शहरी लोग थे। इसीलिए हम एक दिन किसी दिन शायद आप लोग से डिस्कस किए भी थे, पूछे भी थे कि शहर और गांव में बुनियादी अंतर क्या है, तो शायद आप लोग नहीं बता पाए थे। तो शहर और गांव का बुनियादी अंतर यही है कि गांव कृषि आधारित होता है, शहर व्यापार आधारित होता है और या उद्योग आधारित होता है। तो दायमा या जोरवे संस्कृति पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति थी, लेकिन यहाँ के दो वो जगह है जो शहरी संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। एक है अहमदनगर का दायमाबाद, दूसरा महाराष्ट्र का पुणे का इनाम गांव। ये दोनों के दोनों जगहों पर शहर था, ये नगर था। अब आप देखेंगे कि ये दोनों के दोनों शहर पूरे ताम्रपाषाणी मराठी संस्कृति का विकसित शहर थे। यानी कि इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इन स्थलों का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से था। तो स्वाभाविक है कि जब इन शहरों की बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि इन जगहों पर कहीं ना कहीं विनिर्माण का काम होता होगा, यहाँ पे उद्योग धंधा होगा। उद्योग धंधा क्या भाई? तो तांबा का सामान बहुतायत में होगा, खेती का जो फसल या अन्न उपजाया जाता होगा उसको भेजा जाता होगा। दो ही चीज होगा, या तो विनिर्माण का सामान बेचे जाएंगे या फिर उत्पादन के सामान बेचे जाएंगे। तो उत्पादन यानी अन्न उत्पादन है, विनिर्माण यानी कि तांबा का सामान, मिट्टी का सामान, ये सब बेचे जाते होंगे और दूसरे लोगों को भेजे जाते होंगे, इसीलिए ये लोग शहरी हो गए। अब आगे देखेंगे हम लोग कि ये दायमाबाद जो है यहाँ पे तांबा का पूरा भंडारे था और यहीं से तांबा जाता था इधर। यहाँ पे कांसा भी मिलेगा और आपको तांबा भी मिलेगा दायमाबाद में। अब हम लोग आगे इसकी बात करेंगे। समझ में आया यहां तक? दायमाबाद गोदावरी नदी के किनारे ही है, ठीक है। किस जिला में है? अहमदनगर, गोदावरी नदी के किनारे है। बहुत महत्वपूर्ण साइट है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। पूरे जोरवे संस्कृति की जो मृदभांडिक पहचान थी, जैसा कि हम लोगों ने मालवा संस्कृति में देखा था कि मालवा संस्कृति की एक अनोखी प्रकार की मृदभांड थी। वो हल्का गुलाबी और लाल लिए हुए तो तथा उसमें काला और भूरे रंग का छिट था। उसी तरह से जोरवे संस्कृति का जो मृदभांड था वो अधिकतर आपको हाथ से बना हुआ टोटी वाला और लाल लेप वाला मृदभांड मिलेगा, कॉमन थे। आप महाराष्ट्र के किसी भी ताम्रपाषाणिक स्थल में जाएंगे तो ये बर्तन उधर जरूर मिलेगा। अधिकतर मिट्टी के हाथ से बनाए हुए, उसमें टोटी लगा हुआ है और लाल रंग से लेप किया गया है। ये इस संस्कृति की विशेषता थी। समझ में आया? अब एक एक करके प्रमुख स्थल के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहले दायमाबाद का, फिर इनाम गांव का। ये दोनों प्रमुख स्थल हैं और यहां से जो साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, वो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। सबसे पहले दायमाबाद से ही खोज करते हैं। कहां है दायमाबाद? कोई बताएगा?
किस जिला में? अहमदनगर। वेरी गुड, चलिए ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं अहमदनगर में गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद कौन सी अपनी अनोखी विशेषता के लिए जानी जाती है। तो याद रखो, दायमाबाद की जब भी बात आए तो दो चीज यहां से बहुत मात्रा में मिला है, तांबा का सामान और दूसरा कांसा का भी। अब कांसा आ गया तो समझ लो कि ये कहीं ना कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ था, क्योंकि कांसा का प्रयोग वही लोग करते थे, वही लोग टेक्निकली अपग्रेड हो गए थे, तांबे में टीन मिला करके कांसा बनाते थे। तो यहाँ पे तांबा का भी सामान मिला है और कांसा का भी सामान मिला है। दायमाबाद का जो खोज किया गया था, खोजने का श्रेय जाता है M.A. साली को। साली मतलब समझते हैं ना आप लोग, तो साली याद रखिएगा, याद रहेगा, सिर्फ साली याद रखिएगा। M.A. साली, M.A. नहीं याद रखिए, सिर्फ साली याद रखिए। साली महोदय को जाता है, ये टाइटल है M.A. साली, महाराष्ट्र मराठी लोगों का टाइटल है। जैसा हम बोले कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता का प्रभाव था, तो यहाँ पे बटन के आकार का मोहर मिला है और उसमें सिंधु घाटी में जो पिक्टोरियल स्क्रिप्ट या चित्रलिपि का प्रयोग किया जाता था, उन बटनों पर मिला है दायमाबाद से, जो प्रमुख बटन आकृति की मोहर, जिस पर हड़प्पा सभ्यता के लिपि अंकित है, या हड़प्पा के लोगों के द्वारा जो लिपि का प्रयोग किया जाता था वो अंकित है। ठीक है। दूसरी ओर दायमाबाद, चूंकि ये नगर था, विकसित जगह था, इसीलिए इस पूरे शहर, पूरे स्थल को पत्थर के दीवारों से घेर करके रखा गया था, यानी सुरक्षा प्राचीर से इसको घेर करके रखा गया था। कच्ची दीवार थी, यानी कि पत्थर के ऊपर पत्थर, पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके ऐसे, और उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। इस तरह से पूरा दायमाबाद सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। क्यों घिरा हुआ होगा? क्योंकि ये व्यापारिक या ट्रेड सिटी था या कमर्शियल सिटी था, यहाँ से व्यापार होता था। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। दायमाबाद से जो कांसे का सामान मिलता है, अब उसकी हम बात करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में अनोखा है। और याद रखिए, दायमाबाद वो ताम्रपाषाणिक स्थल है जो कांसे का सामान भी, जहां से कांसे का सामान भी मिला है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे जो कांसे का सामान मिला है उसके बारे में जान लिया जाए। उसमें जो सबसे प्रमुख है वो 4 विशेष प्रकार की मूर्ति, यहाँ पे 4 विशेष प्रकार की मूर्ति मिली है। अब ये मूर्ति क्या है? तो एक व्यक्ति है जो नग्न अवस्था में है, ऐसे ये बैठा हुआ है, और यहाँ पे 2 इस तरह से गाड़ी है, क्या कहते हैं उसको, बैल है, 2 बैल है, एक इधर एक इधर। ये व्यक्ति है, ये 2 बैल है, और ये बैल, ये गाड़ी है जिसको हम बैलगाड़ी कह सकते हैं। बैलगाड़ी देखें आप लोग, बैल से खींचे जाने वाला बैलगाड़ी देखें आप लोग।
क्या हुआ? तो ये जो बैलगाड़ी है ये पूरा का पूरा कांसा का बना हुआ है और एक व्यक्ति है जो तो एक व्यक्ति है जो बैठा हुआ है और यहाँ पे 2 ठो बैल चल रहा है और वो गाड़ी है और व्यक्ति को एक डंडे के सहारे से जोड़ा गया है, उसी का जैसे नहीं होता मूर्ति बनाना, उस तरह से बनाया गया है। दूसरा, यहीं से आपको कांसे का गेंडा भी मिलता है। तो याद रखिए, कांसे का बैलगाड़ी, ऐसे ही सवाल पूछा जा सकता है कि कांसे का बैलगाड़ी कहां से मिला है? दायमाबाद से। कांसे का ही गेंडा यानी यहाँ पे कांसा बहुतायत में प्रयोग होता था। कांसे का ही सांड, वृषभ और कांसे का ही हाथी भी मिला है। तो हाथी, गेंडा, बैलगाड़ी और सांड ये सब के सब दायमाबाद से। हाथी, सॉरी, गेंडा, सांड, बैलगाड़ी, ठीक है। सब कांसे से, सब के सब कांसे से। 4 विशेष प्रकार की मूर्ति, बैलगाड़ी, सांड का, गेंडा का, ठीक है, और हाथी का। तो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बैलगाड़ी पे आप लोग घूमे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं घूमे हैं तो जीवन में कभी मौका मिलेगा तो जरूर घूम लीजिएगा। पहले हम नहीं, अभी तो हम कुछ ही दिन पहले इधर देखे हैं, इधर यहाँ से जमशेदपुर से 30-40 किलोमीटर के इधर अंदर में एकदम बैलगाड़ी, इतना जबरदस्त बैलगाड़ी की मत पूछो। तो गुम नहीं हो जाएगा ट्रैक्टर, अब हम लोग इस्तेमाल